यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अगर आपको मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों ही एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए। आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि यहाँ से एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू ऑल। सब चीज आप लोगों के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बस ये रिप्लाई कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो सब चीज क्लियर है कि नहीं, जल्दी से फास्ट, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। रिप्लाई कर दीजिए। जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, टॉपिक आपने देख लिया होगा कि भूगोल या फिर ज्योग्राफी आप कह लीजिए। तो भारत का जो भूगोल है वो मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। ओके, हाँ, थैंक यू मिथिलेश रविंद्र जी, थैंक यू। आप ऐसे ही जब मैं आपसे कुछ पूछूं ना तो आप लोग मुझे ना रिप्लाई कर दीजिएगा। रिप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर हमारे पास 60 दिन है, 60 दिन में हम कैसे पढ़ेंगे। पहली बात मैं आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूं माय डियर, कि आप सभी जानते हैं 60 दिनों में अगर हमको और आप हम सब मिलकर के तैयारी करें तो यहां पर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए। इसका मतलब कि ये है कि जितना हम आपको पढ़ाएंगे उतना ही आप भी अपने तरफ से अध्ययन करोगे, तब जाकर के हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो 60 दिनों के भीतर कंप्लीट हो सकेगा और आपकी जो राह है सफलता की वो एक सहज हो पाएगी। सिलेक्शन होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सिलेक्शन करना आपके हाथों में होता है। हम आपकी राह को सहज करेंगे, सरल करेंगे। हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी सेलेक्ट कर जाए, कुछ विद्यार्थी हो सकता है किसी खामी की वजह से पीछे हो जाए। ये भी तथ्य है, जो हकीकत है मैं वो बात कह रहा हूं। इस वजह से साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वेरी गुड रोती जी, रजन जी और गजमोतीन जी, वेरी गुड भाई। अब देखिए, जैसे कि आपके पास टॉपिक दिख रहा है कि मैंने लाया हूं कि यहाँ पे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक क्यों लाया, कारण उसका ये है कि जब तक एक खिलाड़ी अपने रण क्षेत्र के बारे में नहीं जानता वो उस मैदान पर नहीं उतरता। और आप यहाँ पर एक खिलाड़ी ही हो और आपको उतरना रण क्षेत्र में, पीएससी के मैदान में उतरना है। तो क्योंकि जब मैं भूगोल की बात कर रहा हूं तो ये जानना जरूरी है कि सर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आप 60 दिनों की जो तैयारी करवाओगे, एक ज्योग्राफी की मैं भी बात करूं, आगे जाकर के और भी सब्जेक्ट में लूंगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल ज्योग्राफी में कैसे कुछ प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं और उस प्रश्न को हम कैसे तैयारी करेंगे, हम उस पर चर्चा करते हैं। हार्डली मैं 5 मिनट लूंगा, इसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा माय डियर। फिर एकदम सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड चलेगी। रंजन जी थैंक यू। तो अब देखिए, भारत का भूगोल है ये 2020 से 2030 का मैं पैटर्न लेकर के आया हूं आप सभी के लिए स्वराज आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में। अगर देखते हैं तो देखिए, पहली बात तो सिलेबस, मुझे सिलेबस बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से इस सिलेबस को या पाठ्यक्रम को समझते हैं। फिर भी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो भारत को हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। भारत का भौतिक, आर्थिक और सामाजिक। अब भारत के भौतिक की अगर मैं बात करूंगा तो इन शॉर्ट यहां समझते चलिए, हम देखेंगे वहां पे प्रश्न आएंगे भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत के विस्तार क्या है। हम प्रश्न देखेंगे भारत के भौतिक विभाग से, वहां पे नदी अपवाह तंत्र से, क्या कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कहां पे झील है, कहां पर हमें विद्युत संयंत्र दिखाई दे रहे, उद्योग दिखाई दे रहे, जनजातीय दिखाई दे रही है, कल्चर की बात हो रही है तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी में चले जाएगा, ठीक। और आर्थिक तौर पे हम उद्योगों की बात कर लेंगे माय डियर, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, हो गया। मैं सिलेबस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आर्थिक भूगोल आप समझ गए, मैंने इन शॉर्ट जो बताया, खनिज को लेकर के, उद्योगों को लेकर के, कृषि को लेकर के, इन सब पर प्रश्न पूछता है। सामाजिक भूगोल की जब हम बात करेंगे तो हम विशेष तौर पे माय डियर बात करेंगे जहां पर भारत सरकार के द्वारा आपके लिए दिया गया वर्ष, अभी तो हम वर्ष 2011 की बात करेंगे, जनगणना की, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास क्लियरली हर 10 साल बाद होता है, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। तो हम 2011 को बेस लेकर के सारी चर्चा करेंगे, कौन कौन से तथ्य है जो आपको याद रखना है और हम याद करवाते चलेंगे माय डियर। चलो इन शॉर्ट ये सारी चीजें हो गई। अब बात उठता है कि सर मुझे एक प्रश्न का प्रारूप जानना जरूरी है। देखो बेटा, प्रश्न का प्रारूप जानना जरूरी है कि कितना कुछ कठिन पूछ देता है, हम सिर्फ तथ्यों के पीछे भाग रहे होते हैं, तथ्य हमने रट लिए। जैसे उदाहरणार्थ अगर मैं बात करूं कि आप में से बहुत से विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे कि भारत का एक बहुत बड़ा भाग जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, हम बोलेंगे आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। हम बोलेंगे वहां पे मध्य प्रदेश आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, आंध्र प्रदेश आ रहा है, तेलंगाना आ रहा है, कर्नाटक आ रहा है, केरल आ रहा है, तमिलनाडु आ रहा है। प्राचीनतम भाग है, कुछ नदियों की, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी की हम बात कर देते हैं, हम वहां पर पेरियार नदी की बात कर देते हैं, हम मीठी नदी की बात कर देते हैं, वहां पर हम कुछ पुलिकट झील बता देते हैं, कोलेरू झील बता देते हैं,
कयाल की बात कर देते हैं, मगर क्या इन तथ्यों पर आधारित ही आपके पास सीधा सीधा फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है? इस पर चर्चा करना जरूरी है, तब जाकर के बेहतर तैयारी होगी। मैं उदाहरणार्थ एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं माय डियर, जो मैंने अभी बात किया। हमने बात की है जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार को लेकर के हम इतने सारे तथ्यों को जानते हैं। जानते हो आप कि कौन कौन सी नदियां हैं? गोदावरी नदी नासिक से निकल रही है, कृष्णा कावेरी की हम बात करते हैं, हम महानदी की बात करेंगे। लेकिन माय डियर देखो, प्रश्न की प्रवृत्ति, प्रश्न का नेचर क्या है? तथ्यों को एनालाइज भी करना है। इसका मतलब कि जब हम तैयारी करें तो हमको एनालिटिकल फॉर्मेट भी रखना है मस्तिष्क में, विश्लेषणात्मक, मगर तथ्यों को नहीं भूलना है माय डियर। उदाहरणार्थ प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न आया है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मैं सिर्फ साधारण तौर पर बता रहा हूं कि सीधा शुरुआत करूंगा ज्योग्राफी। आई नो इट वेरी वेल दैट यू ऑल आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन माय डियर। आप सभी ने पहले से तैयारी कर रखा है, हमें सिर्फ ब्रशअप करना है आपके माइंड को, सिर्फ ब्रशअप। देखिए पहला प्रश्न अगर मैं एक प्रश्न के तौर पर देखूं ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके कितना कुछ मेहनत करना है, तो पहला बोल रहा है नदी के मैदानों से प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित निम्नलिखित कथन बोल दिया। हमने तो बहुत सारे तथ्य जान गए, लेकिन प्रश्न देखिए कैसे पूछता है। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। अब देखो माय डियर, हम लोग प्राय क्या तथ्य जानते हैं? मैं एक ही प्रश्न में ये बता दूंगा कि कितना कुछ आपको गहराई से हम पढ़ाएंगे और कितना कुछ आपको समझना और पढ़ना है। अगर मैंने यहाँ पे तथ्यों की मैं बात किया माय डियर, तो यहाँ देखिए क्या कह रहे तथ्य। अगर हमने तथ्य देखा तो हम सामान्य क्या जानते हैं? प्रायद्वीपीय पठार जो है वो अनियमित त्रिभुजाकार है, यही हम जानते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन जब आपने प्रश्नों को पढ़ा तो पता चला उसने क्या बोल दिया, 150 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये भी जानना है। 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक का, मतलब कि यहां पर हमको औसत ऊंचाई भी जानना है माय डियर। और हम सीमित कहां तक हो जाते हैं? अनियमित त्रिभुजाकार है, आर्कियन चट्टानों से बना है, लेकिन ऊंचाई की भी बात कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं माय डियर, उत्तर पश्चिम से दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पर्वतमाला, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा होती है। अब हम लोग तथ्य सामान्यता क्या याद करते हैं? ये हम याद जरूर करते हैं। देखो दिल्ली पर्वतमाला हम याद करते हैं, याद रहता है हर किसी को। राजमहल की पहाड़ियां हमको झारखंड के उत्तर वाले क्षेत्र में मिल जाती है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। हम गुजरात का गिर पर्वतमाला भी हमको याद रहता है। हमको दक्षिण के कार्डमम पहाड़ियां, मतलब इलायची की पहाड़ियां भी हम याद करते हैं जब नीलगिरी पर्वत की बात करते हैं माय डियर, तमिलनाडु में जाकर के। तो इसका मतलब देखो, एक स्टेटमेंट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास पता रहता है क्योंकि आपको तथ्य याद है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट वो आ जाता है माय डियर जहां पर हमको गहन अध्ययन भी करना पड़ता है, जहां पे औसत ऊंचाई की बात कर दिया। देखिए, और प्रायद्वीपीय पठार से हम सामान्यता सेकंड वाला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है हम उसको जानते हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां कहां पर है, कौन कौन सी नदियां कहां पर है, कौन सा पठार कहां पर है। पर क्या हम इस पर ध्यान देते हैं? इस पहले स्टेटमेंट में सिर्फ ये एक वर्ड को हम जानते हैं कि अनियमित त्रिभुजाकार। इसका मतलब यह है माय डियर कि अब आपको जो पढ़ना होगा विश्लेषणात्मक के साथ ही साथ तथ्यात्मक चीजों को भी याद रखना है। तो दोनों आपको रखना होगा और यही अप्रोच होगा हमारा पढ़ाने का। और नाम अगर आपको मेरा याद रखना है तो मेरा नाम है क्रांति सर। अब मैं अपनी चर्चा कर लेता हूं। नाम है मेरा क्रांति सर, वर्ष 2009 से मैं अध्ययन करवा रहा हूं और अब मैं आप लोगों की सेवा में रहूंगा जब तक आपका एग्जाम बेहतर ना जाए। हो गया, ये मेरी छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब देखिए उसमें भी उसने क्या बोल दिया, इनमें से कौन सा कथन सही है, बाकी आप चुन लीजिए। तो यहां से डियर आपको पता चलता है हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड, कितना कुछ मेहनत करना होगा। दूसरा, सामान्य से एक प्रश्न, यहां देखिए सामान्य से एक प्रश्न में हमने आपने पढ़ा होगा। एक और प्रश्न की मैं एक बात कर देता हूं जहां से आपको समझ में आ जाए ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर के कैसे प्रश्न कर देता है वो। ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल प्राय हम उसे छोड़ देते हैं। आपने सुना होगा ना, जो हमारे आदिवासी भाई बहन होते हैं, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कोई विद्यार्थी ये ना सोचेगा माय डियर अरे यार हम तो पढ़ने आए थे, ये तो वो सारी चीजें बता रहा है जो शायद हमें कोई और भी बता देता। पर माय डियर इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, जिस रण क्षेत्र में आप उतरने जा रहे हो वह रण क्षेत्र आसान नहीं है, उसके हर एक पहलुओं को जानना आपको जरूरी है। यू हैव टू टर्न ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द फील्ड। इसलिए मैं बता रहा हूं, मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं माय डियर, आपने सुना होगा हम प्राय क्या पढ़ते हैं,
कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, जब वो जंगलों में रह रहे हैं, वहां पे उनको कृषि करनी है, तो उसको काटते हैं, जलाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। उसको आप पढ़ते हो स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि के साथ फिर आप रटना चालू करते हो, याद करना चालू करते हो कि किस किस क्षेत्र में उसे अलग नाम से जाना जाता है, और हर एक स्थानांतरित कृषि का नाम आप रट लेते हो क्षेत्र के आधार पर। लेकिन माय डियर, देखिए उसने प्रश्न, उस स्थानांतरित कृषि जिसे आप जानते हो, ये सब पीएससी के क्वेश्चन है ना, सब पीएससी के, कहीं और एग्जाम से नहीं लिया हूं। स्थानांतरित कृषि जिसे आप जानते हो कि काट दिया जाता है, खेती हो जाती है जंगलों को काटने के बाद, फिर कुछ समय के बाद छोड़ दिया जाता है, ये प्रोसेस आप जानते हो, अब उसके नाम भी रटे हुए रहते हो, किस क्षेत्र में किसे क्या कहते हैं। मगर प्रश्न पूछने के तरीके को देखिए। देखिए माय डियर, दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, फिर हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट। यहां देखिए क्या बोला है, काट कर जलाने वाली कृषि, ये वही है जिसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। इसकी जगह पे एक नाम दे देता, दहन और कर्तन, इंग्लिश में उसको स्लैश और बर्न बोलते हैं, तब विद्यार्थी सोच में पड़ता है। सोचिए, फिर प्रश्न देखिए, जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहते हैं। अब हम सामान्यतः क्या रखते हैं, क्या याद रखते हैं, झूम कृषि याद रख लेते हैं, झूम कृषि कहते हैं, और उसकी परिभाषा दिमाग में बैठा लेते हैं। मगर तथ्यात्मक चीजों के साथ विश्लेषणात्मक आपका मस्तिष्क होना चाहिए। तो ये प्रश्न कहता है, देखिए क्या कह रहा है, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है। चार विकल्प दिए गए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है, दूसरा दे रहा है भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में प्रचलित है, तीसरा बोला भारत के पश्चिमी तट में प्रचलित है, और चौथा बोला उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप देखिए माय डियर, आपको न सिर्फ उस झूम कृषि के नाम जानने हैं, आपको स्थान भी पूछ लिया कि किस स्थान पर किया जाता है। हम जनरली नाम रटते हैं, तो हर एक पहलुओं को हमें कवर करना है, बस मैं आपको यही बताना चाहता था। और हर एक पहलू अगर हमारा कवर हो गया, देन इट विल बिकम इजियर फॉर यू, कि अब आप पेपर निकाल लोगे। फिर बाकी मुझे प्रश्न बताने की आवश्यकता नहीं, आप प्रश्न स्वयं देख सकते हो माय डियर, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। हर किसी विद्यार्थी के पास नोट्स होते हैं, कौन से क्वेश्चन है क्या है आप जानते हो, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी। और क्योंकि आज प्रथम दिन है, जितना हो सके मैं आज क्योंकि नॉर्मल पेस में लाऊंगा आप लोग के मेरे बराबर, तो स्लो चलेगी चीजें थोड़ी, फिर यही सारी चीजें कल से फास्ट होगी, और मेरे साथ आप वर्क करोगे माय डियर। ओके, तो चलिए, इफ यू आर रेडी विद मी टू हैव अ ग्रेट वर्क इन अ फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, अगर आप तैयार है एकदम फास्ट फ्यूरियस तैयारी करने के लिए, तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस सर, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आप यस बोलते हो ना, उस दिन आपकी पूरी बॉडी में फील करोगे सकारात्मक ऊर्जा। एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस सर करके, और फिर हम शुरुआत करते हैं हमारे ज्योग्राफी का माय डियर। जल्दी फास्ट एवरीथिंग, जल्दी रिप्लाई करो माय डियर, यस एंड नथिंग एल्स। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे यस चाहिए, यस एंड नथिंग एल्स। आप जिस दिन यस बोलना चालू कर देते हो ना, आप आधी लड़ाई ऐसे जीत चुके रहते हो, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके रंजन लाल जी, थैंक यू गेसो जी, थैंक यू रितु पटेल जी, भाई अब विश्वास हो रहा मिथिलेश जी, दैट मैं उन विद्यार्थियों के बीच में हूं जो रण क्षेत्र में खाली नहीं उतर रहे हैं, उतर रहे हैं पूरे हथियार के साथ, और उनका हथियार कुछ और नहीं, उनका अपना मस्तिष्क है, और उनमें उनकी गोलियां, उनका ज्ञान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ज्योग्राफी की माय डियर। वेरी गुड गजमोतीन जी, गुलाब सिंह जी, चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हमारे खाते में रहेगा, हमें क्या कुछ कंप्लीट करना है। शुरुआत हमारी हो जाएगी माय डियर भारत की स्थिति को लेकर के, कुछ तथ्यात्मक आज चीजें चलेगी, मैं पहले ही बताया आज प्रथम दिन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फास्ट करूंगा नहीं, कल से फास्ट एंड फ्यूरियस चलेगी, और मेरे पूरे प्यारे विद्यार्थी जोश के साथ आप बैठिएगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ वैसे ही तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं भारत के भौतिक विभाग की, और उससे पहले भारत की स्थितियों की। भारत की स्थिति की अगर बात की है माय डियर, तो हमें क्या कुछ जानना होता है, चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं, यहां देखिए, यस, सबसे पहले भारत की स्थिति से संबंधित वो क्या कुछ प्रश्न कर सकता है, क्या कुछ प्रश्न कर सकता है। भारत की स्थिति आपके टॉपिक में दिया गया है, टॉपिक में दिया गया है माय डियर, तो हमें देखना पड़ेगा भारत की स्थिति, सामान्य चीजें जो आप जानते हो, मैं वही चीज बता रहा हूं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बात करूंगा। आप जानते हो कि भारत को स्थिति अगर दर्शाना है, तो मुझे सबसे पहले भारत को क्या करना पड़ेगा, भारत को एक उत्तरी गोलार्ध में रखना पड़ेगा। मैं तथ्यों की भी बात कर रहा हूं, तो भारत कहां पर है भाई, भारत को हमने कहां रख दिया, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए ये आ गया उत्तरी गोलार्ध, कर से एकदम फास्ट चलेगा माय डियर, तो सब तैयार रहिएगा। ये भारत का उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो पहला प्रश्न आ गया भैया, भारत की स्थिति कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर। देखिएगा आजकल हमारे पास जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, स्टेटमेंट वाइज होते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको स्टेटमेंट वाइज अगर पूछ रहा है, तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए
कि स्टेटमेंट वाइज में क्या कुछ वो प्रश्न कर सकता है। हर एक वाक्य आधारित प्रश्न आजकल पूछ रहे हैं और इसी पर ही हम इस तरह की चीजों को हल करेंगे। ठीक है गुलाब सिंह जी और जो भी हमारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए पहला चीज क्या हुआ कि भारत कौन सी स्थिति में है। तो भाई भारत को हमने कहां बना दिया, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में बनाना है तो ये लीजिए भाई एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं भारत माता का। गुजरात वाला क्षेत्र, ये राजस्थान, चलिए ये हो गया, ये हो गया। तो पहला वर्ड आता है कि भारत की स्थिति कहां पर है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है कि भारत की स्थिति आती है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। चलिए ये भी हमारा कवर हो गया भाई, उत्तरी गोलार्ध। दूसरी बिंदु ये आती है कि उत्तरी गोलार्ध में, फिर वो बोलेगा ठीक है उत्तरी गोलार्ध में तो है और उत्तरी गोलार्ध में है तो फिर वो स्थिति को लेकर के पूछेगा। देखना वो बोलता है कि पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध आपके पास, सॉरी वो बोलेगा पूर्वी गोलार्ध। क्यों पूर्वी गोलार्ध बोलता है, उत्तरी गोलार्ध तो बोला क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो पूर्व किस परपक्ष से बोल रहा है, किस परिपेक्ष से बोल रहा है। तो परिपेक्ष अगर हम देखेंगे माय डियर तो पूर्व हम लेंगे यहां से आपका देशांतरी रेखा, यहां समझिएगा जो मैंने विश्वत रेखा बताया ये 0 डिग्री, ये था विश्वत रेखा जिसे आप भूमध्य रेखा भी कहते हो, ये याद रखेंगे। ये आ गया आपके पास विषुवत रेखा और विषुवत रेखा मतलब कि 0 डिग्री। विषुवत रेखा के आधार पर ही आपने बोला कि उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा अब आपके पास आधार बनता है कि पूर्वी में है, पूर्व में है। तो पूर्व किसके आधार पर, तो याद रखिएगा पूर्व का जब हम आधार बोलते, देखिए मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं सीधा आपके आंसर को कैसे क्लिक करना है वो सिखा रहा हूं। तो जब पूर्वी गोलार्ध की बात करता है माय डियर तो याद रखिएगा यहां पे आता है आपके पास नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव और यहां आपके पास आता है साउथ पोल या फिर आप इसे बोलते हो साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपके पास जो इमेजिनरी लाइन या फिर आपके पास काल्पनिक रेखाएं जा रही होती है माय डियर, ध्यान दीजिएगा सारा कॉन्सेप्ट दूंगा यकीन करिए, यहां सिर्फ तथ्यों की बात नहीं किया जाएगा, यहां कॉन्सेप्चुअल बात भी किया जाएगा माय डियर ताकि आपकी राह आसान हो सके। हमने बोला नॉर्थ पोल से साउथ पोल हमने लाइन खींच दिया, ठीक है सर खींच दिया मैंने। दूसरा एक इमेजिनरी लाइन भी ले लिया सर मैंने। अब जो इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक रेखा लिया माय डियर ये क्या, ये तो देशांतर है, ये क्या है देशांतर है। तो उस देशांतर में भी कौन सा देशांतर लूंगा, मैं लूंगा मानक देशांतर की बात करूंगा, उसी के आधार पर हम इसको पूर्व बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो पूर्व ये जो है मानक देशांतर है माय डियर, ये यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, मानक देशांतर, याद रखिएगा ये जो है मानक या फिर आप इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, मानक देशांतर हो गया। चलिए मानक देशांतर, अब मानक देशांतर में क्या याद रखना है भाई, मानक है स्टैंडर्ड है, ध्यान से देखिएगा जैसे कि विषुवत रेखा को 0 डिग्री लिया वैसे मानक देशांतर को भी माय डियर मैं 0 डिग्री ले रहा हूं, तभी तो भाई आप आधार मिला पाओगे। तो ये मानक देशांतर को माय डियर हमने क्या ले लिया, क्या है ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री मानक है, देशांतर है। अब मानक देशांतर कहां से गुजरेगा, तो याद रखिएगा ब्रिटेन का एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी, ध्यान दीजिएगा भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ब्रिटेन का एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस चलेंगे भाई डियर। तो यहां पे हमने क्या बैठा दिया, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने बैठा दिया ये ब्रिटेन। मैं अभी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बना रहा हूं और आपको तथ्य और तथ्यों के साथ ही साथ विश्लेषणात्मक बुद्धि का विकास भी करते जा रहा हूं। अगर प्रश्न ऐसा आया कि पूर्व तरफ है और साथ ही साथ उत्तरी गोलार्ध में है, संबंधित तथ्यों में से बताइए कौन सा सही है। वाक्य आपसे पूछ लिया तो पहला दे दिया ब्रिटेन के पूर्व, तो सब याद रखते हैं मगर आप क्या याद रखोगे, मानक देशांतर के पूर्व। मानक देशांतर कितना 0 डिग्री, कहां से पास कर रहे हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन में भी कहां से एस्ट्रोनॉमिकल लैब है वहां पे, वहां से। जगह अगर आपको याद रखना है तो जगह आप याद रख लोगे माय डियर, क्या याद रख लोगे, ग्रीनविच, ये लीजिए ग्रीनविच जगह का नाम आ गया माय डियर। तभी तो आप वहां पे क्या बोल देते हो, जीएमटी आप बोल देते हो। अब उस जीएमटी से अगर आप देखोगे तो आप कहां पर पूर्व की ओर हो। तो हो गया क्लियर, हमारा क्लियर हो गया। पहली चीज कहां, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के लिए हमने बेस क्या लिया, मैंने बताया आप बेस क्या लिए, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ध्यान से समझते चलिएगा 0 डिग्री विषुवत रेखा, चाहे कितना भी टफ करे भूम आपसे बनना चाहिए। पहला हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री, दूसरा हो गया आप इसको नाम दे दो भूमध्य रेखा, ये भी आप नाम दे सकते हो भाई, हो गया। चलिए दूसरा फिर हमने बताया उत्तरी गोलार्ध का तो क्लियर हो गया। फिर हमने तथ्य देखा कि क्या तथ्य देखा कि कहां पर होना चाहिए, पूर्व तरफ होना चाहिए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध में बोल रहा है ना, तो पूर्व तरफ है गोलार्ध के।
कैसे आ रहा है? तो हमने देखा, यहां देखिए पूर्वी अगर गोलार्ध की अगर मैं बात कर दूं माय डियर, तो हमने इसका बेस क्या बनाया? बेस आप याद रखोगे, इसके लिए बेस हमने बताया कि आप बेस याद रखोगे 0 डिग्री, यहां पे भी 0 डिग्री है, मगर मानक देशांतर की मैं बात कर रहा हूं, प्राइम मेरिडियन की बात कर रहा हूं, मानक देशांतर, मानक देशांतर याद रखो आप। चलिए ये भी कवर हो गया हमारा। अब बात उठती है माय डियर, यहां देखिए ब्रिटेन ग्रीनविच से पास कर रहा है, क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास क्या प्रश्न करेगा? ठीक है, आपने बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर के साथ साथ पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि ग्रीनविच से पूर्व तरफ है। कितने दूरी में? वो सब आप जानते हो, 5.5 घंटे की दूरी में, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हर विद्यार्थी ये जानता है कि ग्रीनविच से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 5.5 घंटे की दूरी मुझे यहां से यहां तक का मिलता है, ये मैंने बता दिया इंडिया के। चलो, तो ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई? ये आई यहां पर 5.5 घंटे की, GMT प्लस 5.5 घंटे की दूरी, तब जाके कि इंडियन टाइम बनता है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। किसके आधार पर बना? देशांतरीय। अब यहां देखो माय डियर, यहां ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही साथ अब आपके पास प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न भाई ये पूछता है कि आप भारत की स्थिति तो बता रहे हो, यहां पर भारत की स्थिति विस्तार ऐसे शब्दावली है आपके पाठ्यक्रम में, मतलब अर्थात आपको माय डियर यहां पे ये भी जानना होगा कि उसका अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है। देखो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, कारण उसका ये है समय कम है ना, और अब तो बुलेट ट्रेन का जमाना है, स्लो क्यों चले। और जिस दिन आप बुलेट ट्रेन में बैठ गए ना, आपकी राह एकदम आसान होने लगेगी, इसलिए फास्ट बोलो और आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग फास्ट करिए, फिर देखिए कैसी ऊर्जा आती है माय डियर। देखिए तो हो गया उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध क्लियर। अब हमें क्या जानना होगा? हमें उसकी अक्षांशीय स्थिति जानना होगा। तो अक्षांशीय स्थिति को भी याद करते हुए चलते हैं, चलो माय डियर भारत बना लेते हैं। यहां देखिए भैया राजस्थान गुजरात हम पहुंच गए डांडिया खेलने, चलिए लावणी खेलिए। यहाँ पे आंध्र प्रदेश को कवर कर लिया, उत्तराखंड हम चले गए, 5 प्रयागों को दर्शन कर लिए, हम चले गए, ये लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। आगे हम भारत पहुंच गए। भारत पहुंच गए तो माय डियर अब हम झमाझम याद करते चलते हैं। सबसे पहले अगर पूछ दिया भाई भारत के मुख्य भूभाग, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, अगर वो पूछता है तो उससे पहले आप यहाँ पे ऐसा बना दो माय डियर ये, और दक्षिणतम बिंदु अगर बोल दे तो दक्षिणतम बिंदु में आपके पास भारत के मुख्य भूभाग, भारत का मुख्य भूभाग, उसके दक्षिणतम बिंदु की अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते क्या आएगा? कन्याकुमारी, ये याद रख लीजिए। और कन्याकुमारी अगर नहीं जानो तो दूसरा वर्ड आपके पास याद होना चाहिए, कोई मुझे बताएगा? कन्याकुमारी के साथ दूसरा वर्ड इसमें क्या आ जाता है? एक और नाम, फास्ट, केप कोमोरिन है क्या? चलो मुझे रिप्लाई करिएगा। तो ये हो गया दक्षिणतम बिंदु। अब बात आती है कि सर इसका अक्षांशीय स्थिति बता दीजिए, तो अक्षांशीय स्थिति भी आप याद रख लोगे माय डियर, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि ऊपर में है इसलिए हम इसको नॉर्थ लिखते हैं, क्योंकि ऊपर में इसलिए हम इसको नॉर्थ लिखते हैं। अब हम ऊपर चले जाते हैं माय डियर, ऊपर जाएंगे माय डियर तो देखो फिर आपको क्या मिलेगा? फिर से आपको एक अक्षांशीय रेखा खींचनी पड़ेगी। चलिए अक्षांशीय रेखा खींचते हैं तो आपके पास लगभग 37.6 के आसपास यहाँ पे एक अक्षांशीय रेखा बना देंगे। ये लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पे? 37.6 डिग्री, मतलब कि ये आप यहाँ पे रख दोगे 37.6 डिग्री, झमाझम याद करते चलो बस, 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? नॉर्थ, क्लियर हो गया। सर इसका उत्तरतम बिंदु बता दीजिए, ठीक है बता देते हैं। तो उत्तरतम बिंदु क्या मिलेगा माय डियर? लद्दाख तरफ आप जाओगे तो आपको इंदिरा कॉल मिलेगा, इंदिरा कॉल, ये याद रखना, ठीक है? क्या कह रहा हूं मैं, क्या मिलेगा आपको? इंदिरा कॉल, लद्दाख की ओर आप चले जाते हो माय डियर। ये लीजिए भाई, ये भी कवर हो गया झमाक से। अब बात आती है कि सर दो देशांतर बता दीजिए, क्योंकि अक्षांश इसलिए लिया क्योंकि विषुवत रेखा लिया था, देख लीजिए दो चीज में कवर कर दिया। दूसरा देशांतर इसलिए लो कि यहाँ देशांतर हमने लिया था ना, तो उसका भी तो महत्व पड़ेगा, तभी तो आपने 5.5 घंटे की दूरी बताए हो, तो देशांतरी रेखा खींच लेते हैं। चलिए जल्दी फास्ट, ये गुजरात के यहां से कर दीजिए। अब गुजरात के कौन से बिंदु से? तो आप याद रखना गोहार मोता, क्या याद रखोगे? गोहार मोता या गोहार माता, गोहार मोता या गोहार माता, ये याद रख लोगे। अब बात आती कि सर वैल्यू क्या रहेगी, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट? तो 68.7 याद रख लेना, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। नॉर्थ नहीं आएगा, साउथ नहीं आएगा, क्योंकि हम इधर से ले रहे थे, याद करो हमने निकाला था पूर्व गोलार्ध तरफ है, गोलार्ध के पूर्वी तरफ, तो यहाँ पे ईस्ट लगा दो यार आप, ये लीजिए ईस्ट लग गया, हो गया ईस्ट, हो गया हमारा। चलो ये भी कवर हो गया माय डियर। अब हमारे पास क्या आता है सर? तो पश्चिमोत्तर बिंदु, ये तो आ गया पश्चिमोत्तर बिंदु, सर हमको पूर्वोत्तर बिंदु भी बता दो।
देशांतरी रेखा भी बता दो, तो देशांतरी रेखा भी यहाँ पे खींच लेते हैं माय डियर। ये लीजिए, देशांतरी रेखा के साथ पूर्वोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु के लिए कहाँ चले जाओगे, अरुणाचल प्रदेश आप चले जाओगे माय डियर। तो चलो वहां लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर बिंदु। क्या मिल रहा है आपके पूर्वोत्तर बिंदु, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखेंगे किबिथु, याद रखेंगे किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। अब बात उठती कि सर देशांतरी रेखा याद रखना है, तो देशांतरी रेखा याद रख लो, कितना आ जाएगा आपके पास 9725, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया कवर। अब देखिए माय डियर, दूसरा वो आपको क्या याद रखना है, तो दूसरा ये याद रखना होगा कि सर ये बता दीजिए, आपने यहाँ पे बता दिया 5.5 घंटे की दूरी में है, तो 5.5 घंटे की दूरी में कहां से लूंगा। याद रखना देशांतर का अपना महत्व यह है कि वो समय के लिए आधार देता है, बस ये याद रखिएगा। अगर कभी प्रश्न आ जाए तो माय डियर, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड गेसू जी, सही आंसर आपने दिया था केप कॉमोरिन, वेरी गुड, ऐसी आंसर भी देते रहिएगा भाई। तो हमने क्या देखा कि ब्रिटेन के ग्रीनविच टाइम से भारत जो है 5.5 घंटे की दूरी में, तो 5.5 घंटे की दूरी जब ये बता रहा है तो यहां से एकदम क्लियर कट हो जाना चाहिए कि जो आप देशांतरी रेखा खींचोगे वो आपके समय को दर्शाता है। और यही कारण है कि भारत में भी अब आप एक देशांतरी रेखा बना दो माय डियर, ये लीजिए देशांतरी रेखा बना दी। और भारत में जो देशांतरी रेखा बनाओगे ये टाइम को दर्शाएगा, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा दे दिए। अब इसकी वैल्यू आप देख लीजिए, वैल्यू अगर देखोगे माय डियर तो आप सबको याद होगा कितना आएगा यहाँ पे 82 डिग्री एंड हाफ, ये दे सकते हैं 82 डिग्री 1/2, क्या आएगा इसमें भी ईस्ट आएगा माय डियर। हो गया यार आपके पास, ये चीज आप याद रख लीजिएगा, क्लियर हो गया। तो ये हो गया, ये यहां से ही आपकी मेन कैलकुलेशन हुआ है, जो कि ब्रिटेन से कितना दूर है, 5.5 घंटे की दूरी में आपको मिल रहा है, ये याद रखोगे माय डियर। तो ये हो गया विस्तार से रिलेटेड। अब हमारे पास बात उठती, पूछ देते हैं कई बार कि IST कहां से पास है, कितने राज्यों से पास है, तो आपको पता होना चाहिए 5 राज्यों से पास है, ठीक है। अब आपके पास माय डियर देखिए, यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, वेरी गुड भाई, जितने भी विद्यार्थी सबके साथ झमाझम एनर्जी के साथ बैठे रहो। अब आपके पास क्या पूछेगा, तो आपको याद होना चाहिए भाई, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है वो आपको पता होना चाहिए। भारतीय मानक समय रेखा विशेष तौर पे किस पॉइंट से गुजरती है वो आपको पता होना चाहिए। तो 5 राज्य तो पहले याद रख लो भारतीय मानक समय रेखा से संबंधित, क्या बताया मैंने, 5 राज्य, किससे, IST से। तो एक और तथ्य आपके पास मिल गए, कितने राज्यों से गुजर रहा है, 5 राज्य याद रख लो, 5 स्टेट या 5 राज्य। अब 5 राज्य में कौन कौन से है भाई, तो देखो पहले तो आप यूपी आप लिख लेंगे, बार बार बहुत ही आसानी से आप याद कर लोगे। आपके पास आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आप याद रख लो MP, MP आ गया तो आप याद रख लो CG, CG के बाद आप चले जाओ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से पूर्व ही आपके पास क्या मिल जाएगा, ओडिशा वाला क्षेत्र मिल जाएगा, ये लीजिए ओडिशा, OD लिख दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कवर हो गया माय डियर। क्या क्या बताया गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब अगर ये पूछे कि नहीं विशेष तौर पे कहां से पास करता है, तो आपको पता होगा कि जब हम विशेष तौर पे अगर कभी पूछ दे, आजकल वो प्रश्न बहुत पुराना हो चुका है, फिर भी आप याद रखोगे, यूपी में नैनी, मिर्जापुर इस टाइप का आपको नाम सुनने मिलेगा, या नैनी या मिर्जापुर इस टाइप का आपको नाम मिलेगा, वो आप याद रख लीजिएगा। नैनी मैंने लिख दिया हूं, यूपी वाले क्षेत्र से, ये कवर हो गया IST। फिर माय डियर देशांतर तो हमने बता दिया। यहाँ देखो हमने विषुवत रेखाओं का आधार बनाया था, उस विषुवत रेखा के आधार पे हमने भारत को उत्तरी गोलार्ध में रखा था। इसका मतलब ये है कि अक्षांशीय स्थितियों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है माय डियर। जैसे कि देशांतरी स्थिति का है, उसने समय को दिखाया, तभी तो आपने क्या दिखा, 82 डिग्री एंड हाफ में भारतीय मानक समय रेखा लिए। तो भाई अक्षांशीय स्थिति का भी तो महत्व होगा, यस महत्व है माय डियर। कैसे है, विषुवत रेखा को खींचे तो अब यहां पर भी हमको एक अक्षांशीय रेखा खींचनी होगी, और वो अक्षांशीय रेखा कुछ और नहीं माय डियर, वो रहेगा आपका कर्क रेखा। ये आप याद रखो, क्या रहेगा, कर्क रेखा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्क रेखा डियर, ये याद रखोगे, ये है आपका कर्क रेखा। अब कर्क रेखा का अपना क्या महत्व है, कर्क रेखा का अपना यह महत्व है माय डियर कि वो वहां की जलवायु निर्धारित करता है, वो वहां की वनस्पति निर्धारित करता है। तो अब आपके 2 तथ्य और पता चल गए कि जब हम देशांतरी रेखा की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे कि वो समय को प्रदर्शित करेगा, हम अक्षांशीय रेखा की बात करेंगे तो वहां की जलवायु को प्रदर्शित करेगा, जलवायु को प्रदर्शित करेगा। तो आपने कर्क रेखा लिख लिए, इसीलिए तो आपके पास फिर से एक प्रश्न बनता है कि वह कौन सी अक्षांशीय रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, तो कर्क रेखा। अब कर्क रेखा का मान आपको याद रखना पड़ेगा माय डियर, मान रख लीजिए
कर्क रेखा का मान आ जाएगा आपके पास 23.5 डिग्री, 1/2 नॉर्थ। अब सर आपने अभी हमें बताया, मान लीजिए उसने पूछ दिया कि सर आपने बताया कि कर्क रेखा जो है जलवायु को निर्धारित करेगा, तो सर उससे पहले कर्क रेखा से संबंधित क्या कुछ हमें जानना है? हाँ बिल्कुल जानना होगा माय डियर। आपको ये जानना पड़ेगा कि यदि कर्क रेखा है तो कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है वो आपको पता होना चाहिए, अगला बिंदु। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है तो वो आप सब जानते हो, कर्क रेखा गुजरेगी कितने, 8 राज्यों से। तो 8 राज्यों से हम गुजार देंगे। कौन कौन सा? जोड़ी जोड़ी में याद रखो ना भैया। देखो अगर आप जीवन में सिंगल रहोगे ना तो आप हमेशा चीजें भूल जाओगे। एवरीवन वांट टू बिकम टू हैव अ मिंगल। भाई जोड़ी में रहो, कभी इंसान नहीं बोलता, क्योंकि कुछ चीजें आपको याद रहती है, कुछ चीजें आगे वाले पार्टनर को याद रहती। तो जोड़ा में बना दो कर्क रेखा के साथ। कितने राज्य? 8 राज्य बना लीजिए बेटा, 8 स्टेट। भाई जमाना ही पेयर का है। रियल में हम क्या रहते हैं नहीं मालूम, मगर रियल में हम बहुत कुछ रहते हैं। बस वही चीज है, 8 स्टेट कर्क रेखा। तो कौन कौन सा रहेगा भाई? कवर करते चलेंगे जोड़ी में। जोड़ी में कैसे कवर करेंगे माय डियर? आप कवर कर सकते हो गुजरात, गुजरात के साथ आप राजस्थान नहीं भूलोगे, गुजरात के साथ राजस्थान। गुजरात और राजस्थान जैसी कवर हो जाता है माय डियर, तो फिर अब आप क्या ले लो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आप नहीं भूलोगे। तो ये आ गया आपके पास एमपी प्लस सीजी माय डियर, नहीं भूलोगे। देख लीजिए जोड़ा जोड़ा आपके पास मिल रहा है, ये भी कवर हो गया। चलिए फिर 2 पेयर पकड़ लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आप कवर करते हो माय डियर, तो आप आगे बढ़ जाओगे तो आपके पास झारखंड और पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो आप झारखंड ले लीजिए प्लस आपके ले लीजिए पश्चिम बंगाल। चलो ये भी हो गया कवर। अब आपको फिर से जाने कहा, उत्तर पूर्वी देश में, उत्तर पूर्वी राज्यों में आप चले जाइए। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जाओगे माय डियर, तो वहां पर आपके पास 2 स्टेट और है, याद रहे रखना पड़ेगा, वो है त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे आ गया त्रिपुरा और मिजोरम, ये लीजिए। हो गया यार 8। वेरी गुड गेसु, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा। 8 हो गया, 8 राज्य भी याद हो गया भाई हमारे पास। कर्क रेखा का मान भी हमने देख लिया। अब सर अभी तो आपने बताया हमको कि कर्क रेखा का जो प्रभाव है वो जलवायु पर करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। तो फिर से याद रखो, कैसे याद रखना माय डियर? यहाँ देखो मैंने आपको क्या बताया, ये याद रखना, कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करता है। प्राय हम ये देखते हैं कि कर्क रेखा के जो नीचे हैं वो कौन सी जलवायु है। तो मैं इसे रेड कलर से बता रहा हूँ। रेड कलर के भी पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें अत्यधिक पड़ती है वर्ष भर। इसने यहाँ पे जो रहेगा ये उष्णकटिबंधीय रहेगा माय डियर। क्या रहेगा? उष्ण कटिबंधीय, ये आप याद रखोगे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और उसके ऊपर अगर आप जाते हो कर्क रेखा के ऊपर, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती, कम पड़ती है, इसलिए वहां पर हमें अत्यधिक गर्मी नहीं मिलेगी, कम मिलेगा। ये मैं ग्लोबल के तौर पर बता रहा हूं। यहां पर इस भारत को जो हमने कहां पे रखा हुआ है, पृथ्वी के इस नमूने पर, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूं माय डियर। वैसे तो भारत में सिर्फ उष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं मिलती, प्राय मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। सिर्फ उष्ण कटिबंधीय ही नहीं मिलती, सिर्फ नहीं। अगर मान लीजिए कि स्टेटमेंट ऐसा रहा, भारत की जलवायु सिर्फ उष्णकटिबंधीय, नहीं सिर्फ नहीं भैया। आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण बताऊंगा। 7 से 8 जलवायु क्षेत्रीय आधार पर बांट दिए। हम जाकर के देखेंगे कि समुद्र का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, हम देखेंगे ऊंचाई का प्रभाव पड़ रहा है। तो सिर्फ उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं मिलता, प्राय मुख्यतः हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु, अन्यथा प्रादेशिक तौर पर बंटवारे होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी फिलहाल आप ये याद रखोगे, कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र रहता है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। जैसे कि सर कैसे आपने जाना, क्या जाना सर, क्या मुझे कुछ आप यहाँ पे ग्लोब में बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ देखो माय डियर, ये लीजिए, ये इस तरीके से रहता, ठीक है। और यहां पर ये रहता लाइक दिस। कलर अलग बदल लेता हूं ताकि आपके पास क्लियरिटी रहे कि सर बता क्या रहे हैं माय डियर। ये लीजिए, यहां से हमने ले लिया ये ऐसा, और एक हमने ले लिया यहां से लाइक दिस। ये तो जो 2 ग्रीन की पट्टियां मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा है कटिबंधीय क्षेत्र। और कैसा कटिबंधीय है? इस क्षेत्र को ही बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर सूर्य की किरणें लगभग साल भर पड़ते रहती हैं। ऊपर का कर्क रेखा और नीचे का मकर रेखा। मकर रेखा से हमें काम नहीं है, इसलिए मैंने कर्क रेखा ऊपर का यहां बना दिया। इन शॉर्ट आप ऐसे याद करोगे। फास्ट प्यूरस ऐसी क्लास चलेगा। गेसु जी बोले सर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आप जा रहे हो, सही आंसर दिया। वेरी गुड गेसु जी। ऐसी फास्ट एंड फ्यूरस हमें चलता है। चलो सर ये भी हो गया। सर और क्या हमें याद रखना पड़ेगा? और क्या याद रखना पड़ेगा? विस्तार से संबंधित हमने इतना देखा। आगे जाकर के हम देखेंगे कि सर हमें पड़ोसी राज्यों की भी बात, पड़ोसी देशों की बात करनी पड़ेगी। क्यों पड़ोसी देशों की बात करनी पड़ेगी? क्योंकि
उसका अपना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस हमारे दिखाई देता है भारत की अपनी पॉलिसी पे। तो चलो अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं माय डियर, आगे बढ़ते हैं फास्ट। क्या कुछ जानना होगा आपको इसके अंतर्गत, वो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पड़ोसी देश है और कितना कितना वो लगभग किलोमीटर कवर करते हैं माय डियर। तो चलो देखते हैं फास्ट। पड़ोसी देशों की मैं बात कर रहा हूं माय डियर। भारत आप बना लीजिएगा माइंड में, बिल्कुल भाई ये आपके माइंड में बिल्कुल छपा रहना चाहिए, भारत माता। भारत माता छपी रहेगी माय डियर तो आप 100% बना लोगे। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसी तरह अगर अपना अध्ययन करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमें फोन करके बोलोगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, थैंक यू फॉर टीचिंग अस। यस, एक और बात मैं याद दिलाना चाहता हूं माय डियर, इस 60 दिनों के कोर्सेज में अगर कभी आपका मन डोले कि मैं नहीं कर पा रहा हूं सर, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना होगा, तो हमेशा याद रखिएगा एक वर्ड, मैं हर बैच में ये बात कह देता हूं और वो वर्ड ये है माय डियर, ध्यान दीजिएगा, यस आई कैन। दिन में कई बार बोलो, जब जब आपका मन डोल उठे कि मैं शायद नहीं कर पा रही हूं, नहीं पढ़ पा रही हूं, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। देखिएगा एक ऊर्जा का संचार होगा, एनर्जी उठेगी और यह आप में फील होगा, मन से बोलेगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये हकीकत है माय डियर। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे पड़ोसी देशों की ओर। पड़ोसी देशों की अगर मैं बात करता हूं माय डियर, तो आपके पास प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से, याद रखिएगा, किस देश के साथ भारत की कितनी कितनी सीमा बनती है। अगर हम ऐसे बात करें तो सर्वप्रथम मैं एक काम करता हूं, यहां देखिए, यहां पर आपके पास मिल जाएगा पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये देखिए। तो पहले हम स्थल भूमि बना लेते हैं। यहां देखिए स्थल की अगर मैं बात करूं तो आधा गुजरात जो है माय डियर आपके पास तटीय वाला क्षेत्र है और आधा आपको स्थलीय क्षेत्र मिलता है, तो उस आधार पे हम बना लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये ऐसा, ये है आपके पास स्थलीय सीमा भारत की, लाइक दिस। भारत की स्थलीय सीमा हमने ऐसा बना लिया, वेस्ट बंगाल के आधे तक का हो गया स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा पूछ देगा, भाई बताइए कि कुल स्थलीय सीमा हमारे पास कितना है, ये आपको पता होना चाहिए कि कुल स्थलीय सीमा कितना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास समुद्री सीमा कुल कितनी है। तो लगभग औसतन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो स्थलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं माय डियर, तो आप याद रखोगे, यहां देखेंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं लैंड बाउंड्री या स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा या लैंड बाउंड्री की अगर मैं बात करूंगा तो आप याद रखोगे लगभग 15,200 किलोमीटर लगभग, या फिर अगर आपके पास एग्जैक्ट फिगर की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो 15,106.7 कुछ मिलेगा आपके पास, 15,106.7 किलोमीटर, ये आप याद रखो लैंड बाउंड्री। ठीक, अभी लैंड बाउंड्री हमारा कवर हो गया। लैंड बाउंड्री कवर हुआ तो आप लैंड से रिलेटेड या फिर भूमि से संबंधित हम उन राज्यों की बात करेंगे माय डियर जो कि वहां पर शेयर करता है बाउंड्री। तो पहली बात आती है हमारे पास यहाँ पे आपका अपना प्यारा दोस्त पाकिस्तान। पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ अगर हम कवर करना चाहें माय डियर तो ये कितना कवर करता है ये हमें जानना जरूरी है। लगभग 3,323 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान कवर करेगा। 3,323 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री हमको शेयर होते दिखाई देती है। ठीक वैसे ही अफगानिस्तान आपके पास यहां दिखाई देगा, ये छोटा सा अफगानिस्तान माय डियर, अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री कम है। कितनी है बाउंड्री, तो याद रखेंगे यहां पर आपको दिखाई देगा लगभग 106 किलोमीटर के आसपास। हो गया, ध्यान दीजिएगा माय डियर। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचेंगे कि अरे यार ये सब तो मैं पहले से पढ़ रखा हूं, मुझे यहाँ पे रुकने की क्या आवश्यकता है। लेकिन याद रखिएगा शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, लेकिन वो छोटी शुरुआत ही आपको एक ऊंचे मुकाम पर ले जाती है माय डियर। यकीन न हो तो आप अपना बचपना याद करिए, एक वो कदम था जब आप लड़खड़ाते चलते थे और आज वह कदम है कि सूझबूझ के साथ भी आप लड़खड़ा रहे हो। लड़खड़ाना वहां भी था पर वहां चलना सीख रहे थे, लड़खड़ाना आज भी है लेकिन आप गिर रहे हो, अंतर दोनों में है। इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा, आपकी हर एक छोटी कदम सफलता की राह निश्चित करती है। तो यहां फिलहाल देखते हैं पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान के बाद माय डियर भारत और चाइना के बीच हम देखेंगे तो यहां पे मैंने रख दिया चीन।
चीन, तो चीन के साथ आपकी जो बाउंड्री लाइन कवर होगी वो लगभग 3488 किलोमीटर के आसपास आप ले सकते हो। 3488 किलोमीटर के साथ चाइना के साथ आप कवर कर देते हो। फिर हम जाते हैं माय डियर, तो हमारे पास मिलेगा नेपाल। नेपाल, यहां पे नेपाल आ जाएगा। चलिए नेपाल, नेपाल के साथ बाउंड्री लाइन हमारी थोड़ी कम है, और वो आपके पास बाउंड्री लाइन जो मिलेगी माय डियर, वो आप याद रखिएगा 1751, मतलब 1751 किलोमीटर के आसपास आपके साथ नेपाल में बाउंड्री लाइन दिखाई देती है। नेपाल के बाद अगर हम कवर करें तो भूटान हमें दिखाई देता है, यहां पे भूटान आएगा। चलिए मैं यहां पे ये भूटान बना दे रहा हूं, यहां अलग से लिख देता हूं भूटान। भूटान के साथ जो आप कवर करते हो वो आपके पास लगभग 699 किलोमीटर के आसपास आपके पास दिखाई दे रहा है। भूटान कवर हो गया। भूटान के बाद अगर हम जाते हैं माय डियर, तो यहां पर आपके पास म्यांमार मिलेगा, कंट्री म्यांमार। म्यांमार, और म्यांमार में आप देखोगे तो बाउंड्री बनाता हुआ अरकान योमा की पहाड़ियां यहां मिलती है। ये बस याद रखना, जब मैं पहाड़ी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहां अरकान योमा की पहाड़ी मिलती है, जो बाउंड्री वहां से बनाता है, अलग करता है, हिमालय की ही श्रेणी है ये अरकान योमा की पहाड़ी। और तब हम अगर वहां पे मेजरमेंट करेंगे कि म्यांमार के साथ इंडिया का कितना कुछ किलोमीटर ये कवर करता है, तो आप याद रखिएगा 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ कवर कर रहा है। म्यांमार हो गया। म्यांमार के बाद माय डियर हम यहां पे जाएंगे तो आपके पास मिलेगा यहां पे बांग्लादेश। बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाएंगे माय डियर तो आपके पास लगभग 4096.7 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से ये कवर करेगा। अब बात आती है माय डियर, त्रिपुरा का एक केस यहां पे हमें पढ़ने को मिलता है कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है, ये याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, यहां पे आपके पास मिलेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है हमारा जिसको बांग्लादेश ने तीनों ओर से घेर रखा है। बांग्लादेश ने इसको तीनों ओर से घेर रखा है, ये आप याद रखोगे माय डियर, अगर कभी पूछ दे आपके साथ तो। दूसरी चीज, अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर, वो है नीचे की ओर अब हम जाते हैं, यहां देखिएगा। लेकिन एक और बात, यही बांग्लादेश और त्रिपुरा तीनों ओर से घेर रखा है, तो इस त्रिपुरा के साथ एक और कनेक्टिंग बात मैं आपको बता ही देता हूं। यहां पे बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो बाउंड्री लाइन है उसको जीरो लाइन बोलते हैं। जीरो लाइन, जीरो लाइन, ये जीरो लाइन क्या है, तो ये बाउंड्री लाइन है बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य, ये आप याद रखोगे। रही बात नीचे श्रीलंका, तो श्रीलंका को हमने मुख्य भूभाग से नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो जब हम श्रीलंका जाते हैं तो उससे पहले आपके पास राम सेतु यहाँ कवर करना पड़ेगा, तभी श्रीलंका इस तरीके से मिलता है वो समुद्र वाले क्षेत्र में। तो हमने सिर्फ अभी लैंड वाले पार्ट की बात किया, 15,200 किलोमीटर या फिर 15,106.7 किलोमीटर ये हमारा कवर होता है यहाँ पर, जो हमें कवर करना था। अब बात आती है कि सर क्या हमारे पास तटीय रेखा भी याद रखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, तटीय रेखा याद रखना पड़ेगा। चलो तटीय रेखा की अगर हम बात करेंगे माय डियर, तो कौन सा वाले क्षेत्र की हम बात करेंगे, यहाँ देखेंगे सीयर। तटीय रेखा में आप यौले ले लीजिए, आधा गुजरात से आप चले जाइए, बाकी तथ्यों की मैं आपको बाद में बात करूंगा। ये हो गया, पश्चिम बंगाल तक आप चले जाइए। तो ये जो तटीय रेखा आपके पास आ रही है, ये लगभग 7,516.6 किलोमीटर, ये आप याद रखोगे। तटीय रेखा, तटीय रेखा कितना आपके पास प्राप्त हुआ तटीय रेखा, तो 7,516.6, ये याद रखोगे 7,516.6 किलोमीटर लगभग। लेकिन ये जो 7,516.6 किलोमीटर जो है माय डियर, उसको भी दो भागों में विभाजित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाते हो तो बंगाल की खाड़ी में उदाहरणार्थ आपके पास मिलता है यहाँ पर अंडमान और निकोबार। मैंने एएन लिख दिया। देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेस है तो बहुत कुछ आपको लिख लिख करके नहीं बताया जाएगा। हाँ पीडीएफ भेज दिया जाएगा माय डियर यहाँ की, लेकिन आपको हमारे साथ चलना है, पेस में हमारे साथ, हमारी स्पीड को आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार मिल गया, और यहीं पर अगर आप जाते हो अरब सागर में तो आपके पास मिलता है लक्षद्वीप समूह। चलिए मैं एल लिख देता हूं। तो क्या लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार की भी बाउंड्री लाइन को आप कवर नहीं करोगे? बिल्कुल करना होगा। इसलिए ये जो 7,516.6 किलोमीटर है माय डियर, इसको हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो हम मेन बाउंड्री, मतलब कि ये जो मेन तटीय रेखा जो है हम उसकी बात करेंगे, ठीक। मेन तटीय रेखा जो मुख्य तटीय जो तट है आपके पास, हम उसकी बात करेंगे। तो तट की अगर बात करेंगे तो लगभग 6,100 किलोमीटर ये जाएगा, 6,100 किलोमीटर। लेकिन माय डियर जब हम द्वीप समूह की हम बात करेंगे माय डियर, द्वीप, यहां देखिएगा
द्वीप की हम बात करते हैं, तो अब 7,516.6 किलोमीटर से 6,100 आप माइनस कर दीजिए, और 7,516.6 किलोमीटर से अगर 6,100 में माइनस कर दूंगा तो ये लगभग 1,416.6 कुछ आना चाहिए, इतना ये कवर करता है, ये आप याद रखोगे। तो हो गए भैया हमारी तटीय रेखा भी हो गई, तटरेखा भी हमने देख ली है, द्वीपों के साथ भी देख लिया माय डियर। तो हम स्थिति की बात कर रहे हैं, स्थिति। अब यहाँ पर कुछ विशेष मैं कुछ और बातों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, इसे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा माय डियर, है ना। फास्ट चलना है। अब आपके पास और क्या प्रश्न कर सकते हैं भाई? प्रश्न कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे अरब सागर रखा, यहाँ पे हिंद महासागर रखा, चलो बताओ तो भारत के जल क्षेत्र कौन कौन से? तो चलो जल क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं माय डियर। यहाँ देखो, जल क्षेत्र बताना है तो मैं सिर्फ हाफ वाला क्षेत्र ले रहा हूं, यहां देखिए हाफ। यहां पे आप बना देंगे सबसे पहले अरब सागर हम बना लेते हैं, चलिए ये हुआ आपके पास अरब सागर, अरब सागर। यहां पर आपके पास मिलता है माय डियर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी। नीचे आप जाते हो माय डियर तो आपके पास मिलता है यहां पे हिंद महासागर, हिंद महासागर, चलिए हो गया हिंद महासागर। अब आपके पास बात उठती है कि भारत के जल क्षेत्र को लेकर के प्रश्न कर देता है, दिए गए नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार बताइए भारत के कौन से जल क्षेत्र को प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत लिया जाएगा, या बोलेगा भारत के कौन से जल क्षेत्र को संलग्न क्षेत्रफल कहा जाएगा, या फिर कौन से भारत के जल क्षेत्र को अनन्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा, कितना उसका मेजरमेंट है, माप है, ये सब पूछ सकते हैं ना भाई। तो चलो ना उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्यों पीछे रहे भाई। आपके पास इसके लिए बेटा आपको याद रखना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। क्या बोल रहा हूं मैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र का एक समुद्रों को लेकर के वहां पर बैठक हुई थी, कब? 1982 की। आप ये याद रखो, संयुक्त राष्ट्र, आप हिंदी में बोलोगे संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता, आप ये याद रखोगे। मैं सीधा लिख देता हूं अनक्लॉज। किसकी मैं बात कर रहा हूं माय डियर? अनक्लॉज। फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेस चल रही है, इसलिए आपके पास इन शॉर्ट आपके पास लिखा जा रहा है UNCLOS। आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। कब की बात है? 1982 की बात है माय डियर। और इस 1982 में यह बात लाई गई समुद्रों को लेकर के कि कोई देश के सामने अगर समुद्र है तो पूरा पूरा एकाधिकार उसका नहीं हो जाता। भाई भारत के सामने अगर हिंद महासागर है तो पूरा पूरा हिंद महासागर में एकाधिकार भारत का नहीं होगा, और भी देश का होगा। तो उसके लिए यहाँ पे बना हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, या फिर संयुक्त राष्ट्र के तौर पर वहां पर समुद्र को लेकर के समझौता हुआ 1982। और यहां पर फिर जल क्षेत्रों का बंटवारा हुआ। तो भारत के लिए जो जल क्षेत्रों की बात आती है माय डियर, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, इसलिए टॉपिक मैं लिख रहा हूं भारत के जल क्षेत्र। भारत के जल क्षेत्र, ठीक है माय डियर। देखो फास्ट चलना है यार, फास्ट चलना है, स्लो नहीं चलेंगे यार, हम एकदम झमाझम फास्ट चलेंगे। नाम मेरा क्रांति है तो आपके सब्जेक्ट में भी मैं क्रांति ले आऊंगा, है ना। चलो यहाँ देखिए माय डियर, एकदम खुशी इस बात की कि पूरे पूरे विद्यार्थी मेरे साथ बैठे हुए, मुझे यकीन है आपका सिलेक्शन होगा। भारत के जल क्षेत्र, जब हम भारत के जल क्षेत्र की बात करते हैं माय डियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तट रेखा से मेजरमेंट करेंगे। चलो तट रेखा से मेजरमेंट कर लेते हैं। जब हम तट रेखा से मेजरमेंट करते हैं माय डियर, अब यहाँ समझते चलिएगा जो मैं कह रहा हूं। यहाँ देखो, ये भारत की तट रेखा से मैंने यहां तक का मेजरमेंट किया, और मान लीजिए जो मेजरमेंट है हमारा आया है 12 नॉटिकल माइल। क्या आया है? 12 नॉटिकल माइल। अब माय डियर ये आपको याद रखना है ना, अब ये जो नॉटिकल माइल होता है ये मेजरमेंट के काम आता है समुद्र में। अब इसमें आपको प्रश्न नहीं करना है सर ये ऐसे ही क्यों किया। नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल की मैं बात करूं माय डियर, या नॉटिकल मील भी बोल सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। ये लीजिए नॉटिकल मील। तो 12 शून्य से लेकर के 12 नॉटिकल मील, तो 12 नॉटिकल मील तक का जब आप जाते हो तो ये कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा। इंग्लिश में आप इसे कहते हो माय डियर टेरिटोरियल सी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी वाला प्राय सुनने मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्या बताया मैंने आपको माय डियर? टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी इसे कहा जाता है, टेरिटोरियल सी याद रखेंगे। या फिर हिंदी में आप इसे कहते हो प्रादेशिक जल सीमा, हिंदी में देख लीजिएगा, बोल तो रहा हूं ना वैसे, है ना। चलो 12 नॉटिकल माइल हो गया। अब 12 से थोड़ा सा आप और आगे चले जाओ माय डियर, 12 से थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आपको 12 से 24, क्या बोला मैंने? कहां से कहां जाओगे भाई? थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलो कहां से कहां तक? यहां देखो डियर,
ये कुल कहां से कहां तक चले गए, तो हम इसे यहां लिख सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसा, ये है 12 से 24 नॉटिकल माइल। तो 12 से 24 नॉटिकल माइल है, उसको हम कंटिन्यूअस जोन कहते हैं माय डियर, संलग्न जल क्षेत्र या संलग्न क्षेत्रफल। क्या कह रहा हूं मैं इंग्लिश में, कंटिन्यूअस जोन, ये कहलाएगा कंटिन्यूअस जोन, या फिर आप क्या बोलते हो बेटा इसको, संलग्न क्षेत्रफल, CUOUS, कंटिन्यूअस जोन, ये आप याद रखोगे। फिर मैं बताऊंगा किसको क्या क्या ऐसा क्यों बोलते हैं, किसमें क्या क्या अधिकार भारत को मिले। निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए भाई, आप चले गए 0 से 12, 12 से 24, अब 24 के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो बेटा, 24 से आप लगभग 200 नॉटिकल माइल तक नीचे चले जाओ। चलो हम यहां से यहां तक हम ऐसा नीचे चले गए, कहां तक चले गए, तो ये आपके पास 200 नॉटिकल माइल तक, अब 24 से 200 नॉटिकल माइल तक हम चले गए। तो यहां तक हम जाते हैं तो इसका नाम हमें परिवर्तन मिलता है नाम में। यहां पे नाम में क्या परिवर्तन मिल रहा है, यहां देखिए, अब ये कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। यही इकोनॉमिक में पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने EEZ लिख रहा हूं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बार बार यही आएगा आपके पास, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हो गया, चलो ये कवर हो गया सर, आपने ये बात दिया। अब सर हमको क्लियर कर दीजिए कौन से क्षेत्र में क्या काम आता है। चलो आप ध्यान से सुनेंगे भाई, हमने भारत में बंटवारा कर दिया जल क्षेत्र को लेकर के। जब आप 0 से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक जाते हो माय डियर, यहाँ पे भारत का अधिकार, यहाँ पे जितने भी समुद्र से संबंधित उन्हें संसाधन प्राप्त होंगे, भारत का उसमें अधिकार होगा, बात को इस्तेमाल कर सकता है। बात आती है 12 से 24 तक की। जब हम 12 से 24 तक की हम जाते हैं तो भारत में यहाँ पे ये अधिकार दिए गए हैं कि वो वहां पे प्रवासी संबंधित कानून लगा सकता है, जिसे अप्रवासी कानून बोल सकते हो। सीमा शुल्क यहाँ पे भारत लगा सकता है। यहीं पर ही पर्यावरण स्वच्छता संबंधित कुछ चीजें यहाँ पे लगा सकता है वो अपने तरफ से, क्योंकि उसे अधिकार है। राजकोषीय अधिकार संबंधित यहाँ पे कानून को वो इस्तेमाल कर सकता है। कौन, भारत, 12 से 24। अब बात आती है कहां से कहां तक, 24 से 200 तक की। 24 से 200 तक की जाते हैं, एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नाम कह रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हाँ, इकोनॉमिक जोन है, तो यहां पर अब भारत क्या कर सकता है, विदोहन कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, किसको, खनिज संपदा को। उदाहरण के तौर पर जो समुद्र के अंदर छिपा हुआ है उसका, यहां पर वो अनुसंधान की दृष्टि से कुछ कार्य कर सकता है माय डियर, संरक्षण को लेकर के वो यहाँ पे कार्य कर सकता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ये है भारत के कुछ क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है माय डियर, कौन कौन सा हमने देखा, 12 नॉटिकल माइल तक का टेरिटोरियल सी, 12 से 24 कंटिन्यूअस जोन, और तृतीय देखे हिंद महासागर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्लियर हो गया माय डियर, हो गया। चलो कुछ और चीजों की हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा देर मेरी क्लास होगा नहीं, हार्डली 5 मिनट और मुझे लेना है। कल से एग्जैक्ट 1 घंटा, वैसे भी लगभग 1 घंटे के आसपास मैं आ ही रहा हूं, और हमारी इस 1 घंटे के दौरान फास्ट एंड फ्यूरियस क्लास चलेगी। आज शुरुआत था तो इतना स्लो हूं, तो कल देख लीजिएगा आप, और बैठ जाइएगा माय डियर एकदम एनर्जी के साथ। आपके अपने क्रांति सर है आपके साथ, चिंता ना करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे क्या बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे माय डियर, तो श्रीलंका को लेकर के आपके पास आता है, क्योंकि मैंने श्रीलंका भी नहीं बताया था, तो जलीय सीमा की हम बात कर लेते हैं। चलो जलीय सीमा की बात करेंगे तो क्या कुछ आपको जानना है। यहाँ देखो माय डियर, ये गुजरात वाला क्षेत्र आ गया, ये ऐसा हम बना लेते हैं, चलिए ये हो गया। यहाँ पर आपके पास ये राम सेतु आपने बनाया, और ये आ गया आपके पास श्रीलंका आ गया। श्रीलंका को मैं ऐसा लिख देता हूं क्योंकि आप इसे बेहतर तरीके से जानते हो। जब हम श्रीलंका की बात करते हैं माय डियर, तो आपको यह जानना है कि अब श्रीलंका में जलीय सीमा भारत की कैसे बनते जा रही। मैं जलीय सीमा की मैं बात करूं, क्या मैं बात करूं, टॉपिक लिख रहा हूं जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा। चलिए देखते हैं कि श्रीलंका के साथ हमें क्या कुछ देखने को मिलता है जलीय सीमा को। भारत की जब श्रीलंका के साथ जलीय सीमा की हम बात करते हैं, तो आपको ना क्रम याद रखना पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण पूछ देता है। उत्तर से दक्षिण के क्रम की अगर मैं बात करूंगा तो जलीय सीमा कैसी है, तो सबसे पहले माय डियर आपके पास यहां पे मिलेगा पाक की खाड़ी, ये याद रखेंगे। पहले आपको क्या मिलेगा माय डियर, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं पाक स्ट्रेट, पहला आपके पास मिला।
ऐसा जली सीमा ऐसा बना लो, चलो समझ में आ जाएगा। दूसरा भी इसके नीचे मिलेगा माय डियर आपको पंबन द्वीप या रामेश्वरम, रामेश्वरम बोल दीजिए, या फिर आप इसे बोल दोगे पंबन द्वीप, इसी का ही नाम है पंबन द्वीप आ गया माय डियर, ये लीजिए। तीसरा तीसरा जो यहां पर हमें पंबन द्वीप के बाद मिलेगा माय डियर, वो आपको याद रखना है एडम्स ब्रिज, वही पंबन द्वीप से लगा हुआ और मन्नार की खाड़ी। तो आपके पास ये एक क्लियर कट पता चलता है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, ये याद रखो। और उसके पश्चात आपके पास आएगा, क्या कहा गया आपके पास, याद रखेंगे मन्नार की खाड़ी, लिख दीजिए मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। चलिए ये हो गया भाई, उत्तर से दक्षिण हमने जमा दिया, किसको, बाउंड्री को, किसके साथ, इंडिया और श्रीलंका के बीच, हो गया इंडिया और श्रीलंका के बीच। मान लीजिए अगर ये बोल दें कि भारत और इंडोनेशिया के बीच बता दीजिए, क्योंकि आप जानते हो भाई, यहां देखिए भारत और इंडोनेशिया बोलेगा ना, तो आप ये याद रखना, यहां पे आ जाएगा अंडमान और ये आ जाएगा आपके पास निकोबार, निकोबार के नीचे यहां पे फिर आपके पास ये लाइक दिस, इस तरीके से आप बना लीजिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अब अगर पूछ दे कि चलिए भारत और इंडोनेशिया के मध्य बता दीजिए, अगर ऐसा कुछ प्रश्न आ जाए, तो याद रखिएगा जो अंडमान और निकोबार, निकोबार है यहाँ पे, ये निकोबार को भी हम 3 भागों में तोड़ेंगे, जिसको ग्रेट निकोबार आएगा। अभी फिलहाल आप नॉर्मल वे में याद करो अंडमान और निकोबार। तो निकोबार में जब हम जाते हैं माय डियर, तो यहां पर आपके पास इन दोनों के बीच मिलेगा सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, जो इन दोनों के बीच हमें क्या दिखाई दे रहा है, बाउंड्री दिखाई दे रहा है माय डियर, ये आप याद रखोगे। सुमात्रा द्वीप, अंडमान और निकोबार, निकोबार में ग्रेट निकोबार मिलता है, सबसे निचला भाग, महान निकोबार जिसको कहते हैं, वहां के नीचे फिर आप जाओगे तो सुमात्रा द्वीप आपके पास मिल रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये तो भारत की जली सीमा हो गई, जली सीमा में जब हम जाते हैं माय डियर, तो अगर बोलते हैं म्यांमार से बताओ जली सीमा, म्यांमार से देखो कहां पे आएगा म्यांमार, ये याद रखना, म्यांमार आता है यहां पर, म्यांमार, ये आ गया म्यांमार देश। और म्यांमार देश के साथ जली सीमा की अगर हम बात करेंगे माय डियर, तो यहां पर ये याद रखिएगा, जब हम जाते हैं तो ये अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, ये पूरा पूरा अंडमान सागर में मिलेगा। और इस अंडमान के ऊपर उत्तरी क्षेत्र में आप जाओगे तो आपके पास मिलेगा एक कोको द्वीप, और उस कोको द्वीप को अलग करते, ये जो कोको द्वीप है ना, यहाँ पे मिलेगा कोको द्वीप। और ये जो कोको द्वीप है माय डियर, ये कोको द्वीप किसका है, तो ये है म्यांमार का। अब इससे हमको अंडमान को अलग कौन कर रहा है, तो यहां पर एक चैनल बन जाएगा लाइक दिस, उसको बोलते कोको चैनल, कोको चैनल। तो ये लीजिए भाई अलग हो गया, मिल गया जली सीमा कोको चैनल, किसके साथ है, म्यांमार के साथ है। जनरली म्यांमार हमारे दिमाग में क्या रहता है, अरे यार म्यांमार तो उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ कनेक्टेड है, अरकान योमा की पहाड़ी, फिर सर यहाँ पे कैसे बता रहे हैं, अरे भैया तो म्यांमार का अपना एक द्वीप है ना कोको द्वीप, उस कोको द्वीप से अंडमान कैसे अलग होगा, अंडमान भी तो द्वीप है, तो अलग करने वाला कौन है, कोको चैनल, याद रख लो माय डियर। रुचि पटेल जी सर आज का नोट्स मिल जाएगा ऐप पर, हाँ आपको यहाँ पे जो गिज में मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ नोट्स मैं सर से बोल करके भिजवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। एप्लीकेशन में तो आपको 24 घंटे हमारी वीडियोस मिलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा भैया। और व्हाट्सएप में आपको नोट्स चले जाते हैं, है ना, यहाँ देखेंगे। तो ये आ गया भैया कोको द्वीप। कोको द्वीप के बाद अब आपके पास मालदीव पूछ से कि नहीं मालदीव के साथ बताओ, अब मालदीव के साथ तो अभी किस्सा चल रहा था, आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री साहब को उन्होंने क्या क्या बोल दिया था, तो हमने भी दिखा दिया था, भारत तो भारत होता है भाई, ऐसी वैसी समझो क्या आप हमको, तो मालदीव भी रख लेते हैं, चलो ये लीजिए यहां पे आ गया भाई मालदीव, ये मैंने बना दिया मालदीव। अब देखिए मालदीव के साथ हमारा क्या सीमा मिलता है, तो सीमा मिलेगा मालदीव के साथ लक्षद्वीप आपको बनाना पड़ेगा माय डियर, ये मालदीव हो गया, और यहां पे हम छोटा छोटा बना लेते हैं लक्षद्वीप, बस हार्डली 2-3 मिनट और लक्षद्वीप। और जब आप लक्षद्वीप में जाओगे माय डियर, तो लक्षद्वीप भी अलग अलग भागों में पहले कभी टूटा था, अब हम एक साथ समूह में लेते हैं, फिर भी एक द्वीप आपको यहाँ पे मिलेगा लक्षद्वीप में, जिसे हम बोलेंगे माय डियर मिनिकॉय द्वीप, यहां पे मिलेगा मिनिकॉय
द्वीप, इसे समझिएगा। क्या बोला मैंने? मिनिकॉय द्वीप माय डियर। और इस मिनिकॉय द्वीप के साथ फिर बाउंड्री बनता हुआ दिखाई देगा। चलो यहां देखिए, लाइक दिस, मालदीव के साथ। और ये जो मालदीव का मिनिकॉय द्वीप जो बना रहा है उसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या नाम लिया गया यहां पे? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल कुछ और नहीं है माय डियर, ये है समुद्र के बीच खींची हुई काल्पनिक रेखा 8 डिग्री चैनल, एक अक्षांशीय रेखा के तौर पर आप ले लीजिए। तो ये होता है भारत की जलीय सीमा। इज दिस क्लियर? तो चलिए मैं क्लासेस यहीं समाप्त करता हूं माय डियर। आज जो कुछ भी पढ़ा हूं ये आपके पास पहुंच जाएगा। इससे संबंधित कुछ तथ्य जो रहेंगे पीडीएफ संबंधित वो भी आपको भेज दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कल इसी जोश के साथ करेंगे और इससे मैं डबल स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को हवा नाइस डे माय डियर। अगर आपको भी हमारी क्लासेस पसंद आए तो मैं ये नहीं करूंगा डू सब्सक्राइब टू अस, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छे विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइए ताकि आपका एक कंपटीशन वाली भावना वाली ग्रुप बन सके। तब तक के लिए आप सभी को हवा नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू केशु जी, थैंक यू, गुड डे। नेक्स्ट आपकी क्लासेस होगी छत्तीसगढ़ की।